सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है गयास अहमद गद्दी के अफसानवी मजमूए बाबा लोग में शामिल अफसाना सुबह का दामन। रात की बात और होती, रात तो शराब के नशे में धुत होती। कभी सोलन की रम विस्की, कभी अदना दर्जे की भट्टियों से चलाई गई शराब पीकर रेशम के रंगीन स्कार्फ लपेटे चीखती, शोर मचाती, लड़खड़ाती। वक्त के फर्श पर उसके पांव टिकते ही न थे, मगर दिन उसके बरक्स होता, उदास, उज़मुर्दा, बेरंगोबू, जिंदगी और उसके हंगामे से महरूम किसी बेवा के भभूत जिस्म की तरह वीरान। सुबह मशरिक गिरजा के पिछवाड़े से अपने सारे जिस्म पर भभूत मलकर तुलू होती। एंग्लो इंडियन कॉलोनी के इस तंगो तारीख घुटे हुए तंग तंग गलियों, बजबजाती हुई मोरियों वाले महल्ले में सुबह तुलू होती तो लगता कोई रंडी रात भर जिस्म नुचवाने के बाद अभी अभी बिस्तर से डगमगाती उठती है। बिस्तर से उठकर बरामदे, फिर बाथरूम तक जाते जाते वो गिर जाएगी, लुढ़क जाएगी, औंधे मुंह पक्के फर्श पर, वक्त के बेरहम पक्के फर्श पर गिर कर बिखर जाएगी, खाली गिलास की तरह छन्नाके के साथ बिखर जाएगी। ऐसी थकी हमारी सुबह, ऐसी लुटी लुटाई सुबह, ऐसी मारी पिटी सुबह। सुबह माइकल सलाखों से पीछे पक्के फर्श पर सोया देखता रहता और सपीदा सहर नमूदार होता। मशरक़ी उफ़ुक़ के पास से, जहाँ सर्व का कदावर दरख्त था, और ऐन उसके 10 हाथ के परे पुराने गिरजे के नीम मुनहदिम मीनार के बीचों बीच सुबह नमूदार होती। फिर सपीदा शहर बिखरने लगता, एक दूधिया रंग फिज़ा में बिखर रहा है। माइकल देखता, सारा आलम, दिन भर धूल उड़ाती हुई कच्ची सड़क, बड़ा सा नाला, उसके परे मोहल्ले का कचरा फेंकने वाला मुताफ़िन टब, गंदी नालियाँ, उसके परे मुसलमानों के छप्पर पोश मकानों का बेतरतीब सिलसिला, ज़रा उधर पानी का नल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बीमार मतकूक लैंप पोस्ट, जो जाने रात के किस पहर फपक फपक कर और सियाह धुआं उगल उगल कर बुझ चुका होता। एक तरफा टाइलों की छतों वाले 7 बेतरतीब उजड़े उजड़े मकानात, जिनका नाम एंग्लो इंडियन कॉलोनी पड़ गया था। फिर इन 7 मकानों के आखिर में बाईं तरफ शहर की जानिब मुड़ने वाली कच्ची सड़क के कोने पर इस्तादा लकड़ी का सुतून, जिस पर कबूतरों का काबक बना हुआ था। सारा आलम एक नाकाबिले फ़हम, एक नीम आशना, नीम अजनबी सा दूधिया रंग में मलफूफ होता। थोड़ी देर तक ये धुंध छाई रहती और सुबह एकदम से गुब्बारे की तरह फट पड़ती। हल्की हल्की सुनहरी धूप सुर्ख छप्परों को चूमने लगती और तीसरे मकान के बैरूनी कमरों से बूढ़े दमे के मरीज़ मिस्टर डेविड की खांसी बेदार हो जाती और उसकी सियाह फाम बीवी की गालियों और कोसनों का आगाज़ हो जाता। और ऐन उसी वक्त बूढ़ी जोसेफाइन के डरबे का दरवाज़ा खुलता, गुड करती, सर निहोड़े लपकती हुई मुर्गियों के दरमियान से उछलकर उसका आयरिश मुर्गा पर फड़फड़ाता और कबूतरों के काबक पर चढ़कर हस्बे मामूल तुलुए सुबह को पहले झुककर सलाम करता, फिर गर्दन उठाकर ऐलान सुबह करता, और सुबह के चेहरे पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट बेदार हो जाती। उसने आंखें बंद कर लीं, सर को पक्के फर्श पर लायानी तौर पर पटका। अभी थोड़ी देर बाद वो मुसलमान लड़की आसिमा आएगी और अपने पीतल के बर्तन को चूल्हे की छाई से ज़ोर ज़ोर से मांझेगी। ठीक उसके फ़ौरन बाद जोसेफाइन होगी, खमीदा कमर बुढ़िया, झुर्रियों वाला सियाह चेहरा, पैबंदों वाले मैले फ़्रॉक में मलबूस वो हस्बे दस्तूर आंखें मलती रुक रुक कर पानी के नल के पास आएगी। नल के करीब रुक कर लम्हा भर के लिए अपने सांस को दुरुस्त करेगी। फिर आसिमा से कोई हल्का सा खूबसूरत सा मजाक करेगी। फिर नल से पानी लेकर मुंह पर छींटे मारेगी। फिर रात का बुझा हुआ मुड़ा तुड़ा सिगरेट अपनी सूखी मारी उंगलियों से दुरुस्त करेगी और घिसी हुई एड़ी वाली सैंडल से खटखट करती उसकी खिड़की के करीब आ खड़ी होगी और सांस को ठीक ठाक करके बोलेगी, माई स्वीटी, माई बॉय, उठो, सुबह हो रही है, इसे लपक कर अपनी ठी में पकड़ लो, फिर सारा दिन तुम्हारा है। माइकल की आंखें खुल गईं। उसके घने खुश्क भूरे बालों में जोसेफाइन की खुरदुरी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता कंघा कर रही थीं। उसने पलटकर तसाहुल से 4 मीनार का पैकेट निकाला, सिगरेट होंठों से लगाकर सुलगाया, फिर तीली को जंगले से बाहर करके 2 सूखे मरे पपड़ी जमे होठों के दरमियान फंसे हुए अध जले सिगरेट को सुलगा दिया। तुम झूठ बोलती हो आंटी। माइकल ने तंग पतलून को चुटकियों की मदद से जांग पर से पकड़ा और ऊपर खींचकर अकड़ू बैठ गया
और सारा का सारा धुआं उसके चेहरे पर फेंकते हुए मुस्कुराया। मैं थक गया। बाय गॉड, सुबह तो सुबह इसका एक लम्हा भी गिरफ्त में नहीं आता। रॉन्ग माई नॉटी बॉय, रॉन्ग। तुमको पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें वर्कशॉप से क्यों उठा लिया है? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी क्यों तुम्हें अपने जुए खाने के दरवाजे पर बिठाई रहती है? हाँ, क्योंकि वर्कशॉप के गंदे माहौल में और सख्त काम की वजह से मेरा रंग और सेहत ख़राब हो रही थी। ओह नो, तुमने पहला शेव कब किया था बोलो? माइकल कहकहा लगाकर हंस पड़ता। व्हाट अ जोक माई आंटी, और अपने नथने पर उंगलियां फेरता जहां पतली कटार की तरह तुरशी हुई भूरी मूछें नहीं, बल्कि मूछों के भूरे रुएं यहाँ से वहाँ तक कतार की तरह सजे हुए थे। अभी ही तो शेव किया था, मूछें बनवाई थी। अभी तुम मेरी बात नहीं समझ सकते। तुम जब थोड़ा और बड़े हो जाओगे तब। हाँ तब। फिर जोज़िफ़ाइन आगे बढ़ जाती, ऐसे ऐसे जैसे उसके जहन में चांदी की छोटी छोटी घंटियां बजने लगती, तवाज़ुन से, तसलसल से, यकसानियत से, जिस पर पुराने गिरजा की बेहंगम घंटियों की सदाएं छा जाती। जब ही उसकी माँ उसे जगाने आती, बड़े प्यार से उसकी बेशानी पर एक बोसा सब्त होता, उसके चेहरे पर फूल सा हाथ का लम्स बिखरता, और इतने में उसका सारा वजूद वजूद का ज़र्रा ज़र्रा जाग उठता, और वो लपक कर मम्मी को अपने भारी भारी बाजुओं में दबोच लेता। ओह माई मम्मी डार्लिंग, मम्मी डार्लिंग। फिर उसकी माँ उस पर खफा होती। यू नॉनसेंस, अभी परसों ही तो तुमने मूछें बनवाई थी। अरे अभी तो। और वो शर्मा जाता। फिर नाश्ते की मेज़ पर उसकी माँ ये जिक्र ले बैठती, जब ऐन उसके सामने उसकी बड़ी बहन बैठी होती, जो हर रात डिनर पर नहीं होती, जो सरे शाम हद दर्जा खूबसूरत और कीमती कपड़े पहनकर मेकअप करके किसी न किसी जीप, किसी न किसी कार में बैठकर चली जाती, और रात को जाने कब लौटती है। लिल्ली एक दफ़ा उसकी तरफ देखती, गहरी, तेज़, तमस्खुर आमेज़ निगाहों से। फिर उसका चेहरा मुस्कुरा उठता है। फिर उसकी माँ और बहन मिलकर ज़ोरदार कहक़हा लगा देती, और फिर उसकी बहन लिल्ली, जो शाख़ गुल की तरह नाजुक थी, उसके साथ नंगे फर्श पर ऊंची एड़ी वाली सैंडल को खटखटाती, वॉल्स की मशक करती हुई आहिस्ता से होंठों को भींच कर कहती, फ़ैनी कल शाम मुझे फिर मिली थी। फिर लापरवाही से माइकल नज़र उठाकर लिल्ली की तरफ देखता, और कसीदा पैरों पर उसकी निगाहें यूं जम जातीं कि उसकी समात के सातों पर्दे खिल उठते। लिल्ली के होंठों पर फ़ेनी का नाम और मुस्कुराहट यूं खलत-मलत सी रहती कि दोनों में फ़र्क ही न रहता। तब कई सेकंड, कई अजनबी धड़कते हुए लम्हे गुजर जाते, तो माइकल बोल उठता, कहाँ? जवाब में लिल्ली मुस्कुराती, फिर कहती, माइकल डार्लिंग है तो बेहद स्वीट, मगर मगर माइकल के पांव रुक जाते, और एक लम्हे के लिए वो अपनी उम्र से दोगुना सा होकर लिल्ली को अजीब नज़रों से घूरता। मगर क्या सिस्टर? मगर वो कहती है, लिल्ली अपनी ऊंची एड़ी वाली सैंडलों को स्टूल पर रखकर तस्मा खोलते हुए कहती, कि लंदन के मैक्स मोहल्ले की 12वीं गली में उसकी आंटी रहती है, जिसका लड़का पॉल बैंक में क्लर्क है। लिल्ली फिर चुप हो जाती। वो कंखियों से माइकल की तरफ देखती, जिसकी बेचैनियाँ बढ़ते बढ़ते इंतहा को पहुंच जाती। लपक कर माइकल उसके बाजुओं को दबोच लेता। फिर फिर मुझे क्या मालूम? वो अपने बाजुओं को माइकल की मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करते हुए हंसती, और तब दफतन माइकल महसूस करता है कि उम्र में वो अपनी बहन से बहुत छोटा है, और जिस मौजू पर लिल्ली से बात कर रहा है वो कुछ ऐसा नहीं कि यूं बेहयाई से वो अपनी बड़ी बहन से खुलकर बात करनी शुरू कर दे। फ़ीनी है कहाँ? ये वॉल्स भी अजीब रक्स है, क्यों माइक? जैसे समंदर की कोई लहर झूमती हुई हौले हौले इठलाती हुई किनारे तक जाए, और साहिल को चूम कर हौले हौले बदमस्त शराबी की तरह बीच समंदर में आ जाए। क्यों? सिस्टर प्लीज़, टालो नहीं। फ़ीनी कहाँ है? वो कल ही आई है, तुम्हें नहीं मिली? मुझे क्यों कर मिलती? वो बन कर बोलता। मुझसे क्या गरज उसे? सो मैं नहीं जानती। लिल्ली भी बनकर जवाब देती और अंदर कमरे में चली जाती। फिर माइकल सोचता कि फ़ीनी, जो उससे 3 साल बड़ी है मगर जो उसे बहुत पसंद करती है, यकीनन कलकत्ते से आ गई होगी। अगरचे परसों ही उसका तवील ख़त मिला है, जिसमें उसने अपने आने के बारे में एक लफ्ज़ नहीं लिखा है। फिर वो सारा दिन मम्मी के जुए खाने के बाहर बैठा बैठा फ़ीनी और उसके ख्यालों के गिरदा गिर्द घिरा रहता। फिर सूरज गुरूब होते ही माइकल डेविड के यहाँ पहुँचता, जो इस कॉलोनी से 3 मील की दूरी पर रहता है, तो उसे वाकई फ़ीनी मिलती।
गहरे सुर्ख फूलदार फ्रॉक में बेहद गहरा मेकअप किए, उड़ते हुए बालों को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने बड़े से अल्सेशन को रोटी का टुकड़ा खिला रही होती। और फिर जब फेनी की नज़र लोहे के सलाखों वाले गेट के बाहर चट्टान की तरह खामोश खड़े हुए माइकल पर पड़ती, तो वो लपक कर उससे यूं लिपट जाती जैसे उसे बरसों से माइकल का इंतज़ार हो। माई डार्लिंग। फिर माइकल ज़रा रंजीदगी से उसके हाथ को अपनी गर्दन से अलग करता और खामोशी से बरामदे पर पड़ी हुई बेत की कुर्सी पर बैठ जाता। और बहुत देर बाद फेनी के बार बार पूछने पर लंदन वाले पॉल का जिक्र करता। तब वो बड़ा ज़ोरदार कहकहा लगाती, यू जेलस, मैंने कब तुम्हारी सिस्टर से पॉल का जिक्र किया? तो क्या वो झूठ बोल रही थी? नहीं, तुम्हें बना रही थी। फिर वो माइकल को गर्म गर्म कॉफ़ी के साथ कलकत्ते के एयर टाइट डब्बे में बंद रसगुल्ले खिलाती और उसको लेकर लंबी सैर को निकल जाती और बात बात पर फेनी कह लगाती। फिर बेख्याली में जसपाल का जिक्र ले बैठती और उसी शहर में उसके एकदम पास होते हुए भी पता नहीं किस अजनबी आसमान पर परवास करती रहती। और तब एकाएक ही उसे एहसास होता कि उसका वजूद भी अजीब बेकार सी शय है जिसका शायद कोई मकसद नहीं। तब वो चिल्लाकर ज़ोर से एक ठोकर मारता और सामने पड़ा हुआ पत्थर गुलेल से छुटे हुए ढेले की तरह जन्नाटे से उड़ जाता। और फेनी पलटकर उसे गहरी, एक ज़रा खौफज़दा नज़रों से घूर कर देखती और उसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रख देती। तुम कब? क्या? वो पलटकर उसकी तरफ देखता और फेनी के चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट उजागर होती और वो उसके करीब हो जाती, मगर फिर अपना नामुकम्मल जुमला दोहराने की उसमें जुर्रत न होती। कभी नहीं, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं होना चाहता। फिर वो खामोश हो जाता और सामने रात की रोशनियों में दरख्तों के सियाही माइल गहरे सब्ज पत्तों को घूरता हुआ चलता रहता, जिसे आगाज़ मार्च के दिन की बौलाई हुई हवा अब सर्द होकर आहिस्ता आहिस्ता चूम रही होती। फिर वो दफतन रुक जाता और लैंप पोस्ट की तेज़ दूधिया मरकरी रोशनी में बुशर्ट की आस्तीन उलट देता और दोनों बाजुओं को देखता जहाँ मछलियाँ उलट उलट गई होती। फेनी डार्लिंग, तुमने मेरे बाजू देखे हैं? ओह यस, वो बज़ाहिर लापरवाही से बोलती और आगे बढ़ने को होती कि माइकल रोक लेता। और मेरा सीना? हाँ। और मेरा 5 फीट 7 इंच का लंबा कद? हाँ, सब कुछ, सब कुछ। उस लंदन के मैक्स मोहल्ले में रहने वाले के पास ये सब कुछ है? ओह यस, नेवर नेवर, कभी नहीं। और कहकहा लगाकर आगे बढ़ जाती और वो अपने होंठों को खामखा चबाता रहता और फेनी को कभी खा जाने वाली और कभी चूम लेने वाली नज़रों से देखता रहता। फिर सारी रात वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचता रहता और फेनी एक झूले में बैठी हुई पेंग के साथ उसकी आंखों, उसके वजूद से दूर एकदम उफ़ुक़ में टंगी नजर आती। फिर दिन भर वो मम्मी के बड़े सहाल के दरवाजे पर पहरेदार की हैसियत से बैठा बैठा सोचता रहता और फेनी हंसती हुई कभी उसके पास आती, कभी वॉल्स की मौजों की तरह साहिल को छोड़कर झूमती हुई बदमस्त सी आंखों से दूर समंदर के बीचों बीच एक ख्वाब की तरह मुबहम मुबहम सी दिखाई देने लगती। फिर ऐन उसी वक्त उसके सर पर एक ज़ोरदार चपत पड़ती। वाई आर यू स्लीपिंग डंकी? और वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा होता और अपनी सारी की सारी बत्तीसियाँ निकाल देता। तब माइकल देखता कि उसकी बत्तीसियाँ उसके शूर से अलग शय बन गई थीं और उसके हाथ जो चपत मारने वाले लड़के के सामने फैल जाते, उनका भी उसके वजूद से कोई ताल्लुक़ नहीं था। रफ्ता रफ्ता उसकी बेताल्लुक़ी उस पर वाज़ेह होती जा रही थी और उसकी शख्सियत, जो फ़ेनी के करीब रहते वक्त कदर ताकतवर, भरपूर और अहम होती, बिखर जाती, छितरा जाती, जैसे दानों के ढेर में कोई पत्थर गिर जाने से सारे दाने बिखर जाते। वो मुड़ा तुड़ा नोट लेकर अपनी चुस्त पतलून की हिप पॉकेट में ठूंसता हुआ लंबी सड़क पर बेताल्लुक़ी और गैर इरादी तौर पर चल पड़ता। फिर ये सड़क पेचदार गलियों में से होती, गंदे मोहल्लों की खाक छनवाती, उसे बेर सिंह की झोपड़ी के दरवाजे पर ला खड़ा करती, जहाँ से उसे बोतलें मिलती, कभी 2, कभी 3, देसी शराब से भरी हुई बोतलें जिन्हें वो अपने ढीले ढाले लंबे कोट में छुपा लेता और फिर उन्हीं रास्तों पर झूमता सीटियाँ बजाता वापस चल पड़ता। मिसेस जोसेफाइन, कैन यू टेल मी वाई आई एम सो स्मार्ट? क्या? मिसेस जोसेफाइन थम जाती, उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे झिलमिलाकर रह जाते। वो उकताहट और थकान से अपने दाएं कंधे पर रखे हुए थैलों को आहिस्तगी से बाएं कंधे पर फेंकती और उसके होंठों पर मुस्कुराहट की एक मुबहम सुबह जगमगाती।
क्योंकि तुम जवान हो। नहीं, तुम ही नहीं बता सकती। फिर माइकल अपने कोट को फैलाकर अपनी दोनों बगलों को दिखाता, जहाँ दो बोतलें आराम कर रही होती। मिसेस जोसेफाइन का मुंह खुला का खुला रह जाता। तुम्हारे लिए? नहीं, हमारे यहाँ जो लोग फ्लश खेलने आते हैं। वॉट अ ग्रेट यू एंड वॉट अ ग्रेट योर मम्मी। मिसेस जोसेफाइन आगे बढ़ती और उसके गाल पर थपकी लगाती और खटखट करती दूसरी तरफ चल पड़ती। तब उसे महसूस होता कि एक चाबुक शराब से लहरा कर उसके पहलू से निकल गई, और वो छोटे से हॉल्ट स्टेशन के पुल पर खटखट चलते हुए रुक जाता और ऊंचाई से देखता। दूर, सैकड़ों फीट दूर, वो लोको शेड जहाँ वो वर्कशॉप में टर्नर की ट्रेनिंग हासिल करने जाया करता था। वर्कशॉप की मैली जंगालूद कैस्टिस्ट जो धूप में चमक रही होती, और एक तरफ से गाढ़ा धुआं उठता आसमान की समत बढ़ रहा होता, और जहाँ मुखर्जी अपनी एक लकड़ी की टांग के सहारे खड़ा दिन दिन भर मेहनत करता रहता, और वो उसकी पीठ पर धौल जमाया करता, जिसके जवाब में मुखर्जी अपनी बत्तीसियाँ निकाले झूमता रहता और अपनी लकड़ी की टांग से उसे मारने की कोशिश करता रहता। उल्लू का पाठा, तुम आचा वाला टांग चलाओ, आचा वाला। अच्छा वाला तुम्हारा सिस्टर को देगा बेटा, समझा? और वो ये कहकर बेतहाशा कहकहा लगाता और लपक कर बेल्ट पर हाथ मारकर गियर बदल देता और अपनी मैली आस्तीन से चेहरे का पसीना पोंछता मशीन पर झुक जाता। तब दफतन माइकल की कनपट्टियों से होती हुई एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डियों को चूमती नीचे उतर जाती और वो आगे बढ़ जाता। गली में गुजरते हुए वो यूं महसूस करता जैसे वो एक बहुत तंग मोरी से गुजर रहा है, और जैसे ही गली को तय करके बाहर सड़क पर आता, गर्म हवा का एक तेज़ झोंका उसके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर बैठता, और तब वो देखता कि पानी के सुनसान नल पर वो मुसलमान लड़की पानी से भरे घड़े सामने रखे किसी राहगीर का इंतज़ार कर रही है, जिसकी मदद से वो घड़े अपने सर पर उठवाती। फिर एक सानिया को माइकल के पांव रुक जाते, और एक लम्हे के लिए आसमां की बड़ी बड़ी आंखें उसकी तरफ उठतीं और उसके मफलूज से हाथों को देखते हुए वापस पलट जातीं, और जवाब में वो नादिम नादिम सा आगे बढ़ जाता और बढ़ते बढ़ते पलट कर एक निगाह गलत अंदाज उस पर डालता तो वो मुस्कुरा रही होती, जैसे सब कुछ जानती हो, सब कुछ। मगर वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। हर रोज़, हर सुबह से शाम तक, जब तक उसके पिछवाड़े के बड़े से हॉल में कॉलोनी के लड़के अंदर फ्लश खेल रहे होते और उसकी मम्मी सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाती कहकहा लगा रही होती, वो यही करता। कभी सिगरेट, माचिस, कभी शराब की बोतलें। उसकी मम्मी ने उसे अच्छी तरह जहन नशीन करा दिया था। बहुत एहतियात से, बड़ी होशियारी से मेरे बेटे, अगर पुलिस की नज़र पड़ गई तो। हाँ, हर रोज़ वो दरवाजे की दरार से आने वाली धुएं की लकीर को देखता रहता, जैसे कोई तेज़ धार वाली तलवार हो जो आगे बढ़ती आ रही है। कमरे से कहकहे की आवाज़ें आती, शराब और अधपके गोश्त की बू आती रहती, और वो बाहर अपनी माँ की हिदायत के मुताबिक कुछ नहीं देख रहा होता, कुछ नहीं सुन रहा होता। अगर देख रहा होता तो ये कि सामने वाली सड़क पर कोई पुलिस का आदमी तो नहीं, कोई अजनबी चेहरा तो नहीं, क्योंकि यही उसकी हिदायत थी। उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं। कुछ भी हो जाए वो अंदर नहीं जा सकता, अंदर के सिमत देख नहीं सकता, अंदर के बारे में सोच नहीं सकता। गर्मी की उदास दोपहर उसके वजूद को तपाती हुई गुजर जाती और सख्त लू के गर्म थपेड़े उसके जिस्म को पिघला जाते, मगर वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता। ऊपर वाले मशरक़ी कमरे में उसकी बहन लिल्ली सो रही होती, जहाँ शहतूत के घने पेड़ को छूती हुई हवा उसकी खिड़कियों के पर्दों को छेड़ती रहती, और वो अपनी खाली खुली निगाहों से देखता रहता। और तब उसे एहसास होता है कि उसका वजूद भी अजीब होता जा रहा है, जो है भी और नहीं भी है। कभी कभी ठंडी लहर उसके सीने पर जागती फिर सो जाती। तब वो अपने आप को देखता, उसकी मोटी मोटी टांगें, चौड़ी छाती। वो अपनी छाती पर हाथ फेरता, अपनी लंबी लंबी गोश्त से भरी गर्दन को टटोलता। उसका हाथ चेहरे पर फिरता फिराता फिर चौड़ी चकली छाती पर आकर रुक जाता। देखो मेरी छाती, देखो मेरे बाजू, मैं तुम लोगों से उम्र में कितना छोटा हूँ, मगर चाहूँ तो एक एक को। कॉलोनी के दूसरे लड़के उसे घेर लेते। सचमुच, सचमुच ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ऐसे रूपियों से। कैसे रूपियों से? फिर वो सारे के सारे लड़के खिलखिलाकर हंस पड़ते, फिर कहाँ से लिल्ली का जिक्र ले आते, और माइकल उठ खड़ा होता। फिर माइकल को ऐसा लगता कि बंद कमरे,
जिसकी तरफ झांकने तक की उसकी मम्मी ने ममानियत कर रखी है, उसके अंदर यकीनन वो कुछ है जिसे वो नहीं जानता। धुएं की एक लचकीली चाबुक शराब से उसकी पुश्त के करीब से गुजर जाती। तारीकी में किसी कार का हॉर्न बजता रहता और उसका जहन तेज़ नोकीली आवाज़ से छिदता रहता। और माइकल पक्के फर्श पर करवटें बदलता, सारी सियाह बदसूरत रात को पी जाता। रात रात भर नींद और बेख्वाबी के आलम में सारी कॉलोनी में टहलता रहता। लंदन के मैक्स मोहल्ले की 12वीं गली में उसके कदम चोरों की तरह सहम सहम कर उठते। कभी कोई खूबसूरत सा खुशहाल सा जिस्क पॉल उसके सीने पर अपने चरचराते हुए भारी जूतों से चलता हुआ निकल जाता। कभी एक मोटी सी भद्दी बेअंदाज़ा गोश्तों से भरी भैंस होती जो उसके सीने पर यूं लौटती पोटती रहती जैसे गंदे जोहड़ में लौटने लगाती है। और रात गुजर जाती। एक एक करके आसमान के तारे अफसरदा से अफसरदा तर होते जाते और रात गुजरती रहती। शुमाली कोने में इमारत के पहलू से नज़र आने वाली मेट्रो सिनेमा की रंगीन जागती सोती बत्तियाँ जलती बुझती रहती और रात गुजरती ही चली जाती। और वो घूंट घूंट करके सारी सियाह रात को पीता चला जाता। माइकल बड़े से जंगले से झांक कर देखता तो उसकी आंखों में रेत सी पड़ी होती और सारा आसमान उदास सितारों से भरा पड़ा रहता, जैसे उसके दांत तले रेत ही रेत आ गई हो। और फिर वो सो जाता। धमकी हुई रात का पिछला पहर बिलाखिर उस पर जादू कर ही बैठता और वो सो जाता। दफतन उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसके खुश्क बालों में जो उंगलियां प्यार से कंघी कर रही हैं और वो मोहब्बत भरे लब जो उसकी पेशानी को चूम कर अलग हुए हैं, वो उसकी प्यारी बहन लिल्ली के हैं, जो दिन के उजाले में उससे भागी फिरती है, उससे आंख नहीं मिलाती। फिर उसने आहिस्ता से उसके नाजुक नाजुक से हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उठ बैठा। फिर उसने अपनी गहरी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दीं। अभी रात का हिस्सा सहम सहम कर गुजर रहा था और दम तोड़ती हुई स्याही के पांव उखड़ रहे थे और बाहर हवा के झोंके गंदी गलियों के ताफुन से दामन भरे आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। सारे आलम पर दबेस खामोशी छा चुकी थी। उसके कमरे के अंधे बल्ब की बीमार रोशनी से उलझ उलझ कर पतंगे थके जा रहे थे। जब दूर रेलवे स्टेशन से गुजरती हुई गाड़ी की सीटी की तेज़ चीख खामोशी के जिगर को चीरती हुई उसकी समात को चूम गई। लीव मी माइकल। नहीं सिस्टर नहीं, पहले ये बताओ। मगर आवाज़ उसके हलक में फंस गई। क्या? लिल्ली की पेशानी पसीने से तर हो गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। यही कि रात कितने बजे हैं और फिर रात तुम इतनी देर तक। लिल्ली ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़ गई। शट अप। फिर माइकल में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि वो उठ खड़ा हुआ और लपक कर उसके आगे एक भारी चट्टान की तरह जा खड़ा हुआ। नहीं, आज तुम्हें बताना ही होगा। माइकल, मुझे जाने दो। उफ गॉड, इस छोटे से पिल्ले में इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? उसने सोचा और बालों को झटक कर आगे बढ़ना चाहा, मगर सामने पहाड़ की तरह माइकल खड़ा था। माइकल, मुझे जाने दो। मेरे बारे में कुछ मत पूछो। मैं तुम्हारी दाया नहीं। नहीं। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, चेहरा तन गया। फिर लिल्ली ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर जैसे जैसे वो मार खाता गया उसका वजूद सख्त और इरादे सख्तर होते गए और जैसे जैसे वो मारती गई उसके जिस्म की ताकत कम पड़ती गई, हत्ता कि उसके तरकश के सारे तीर निकल गए और वो फर्श पर बैठकर चीख चीख कर रोने लगी। फिर उसकी माँ जागकर दौड़ी और यूं माइकल को चट्टान की तरह खड़े और उसके कदमों पर लिल्ली को बेबस देखा तो उसके गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने अपनी हील वाली चप्पल से माइकल को तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया और लिल्ली को खींचकर अंदर ले गई। फिर काफ़ी देर हो गई और शोर सुनकर कई घरों के लोग दौड़कर उसके कमरे में घुस आए और उसे घूर घूर कर देखने लगे तो उसने महसूस किया कि उसकी ज़बान में नमकीन नमकीन जायका है और उसकी नाक के बासे में दर्द हो रहा है और उसकी पेशानी और रुखसार और गर्दन में दर्द ही दर्द भर गया है। फिर लंगड़ा डेविड, जो उसे बराबर बड़ी तमस्खुर से देखा करता था और उसके आते जाते फर्श पर थूक देता था, आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कुछ कहना चाह रहा था कि माइकल झटका देकर बाहर निकल गया। माइकल आहिस्ता आहिस्ता मजबूती से कदम उठाता नल के पास गया। कुछ देर खड़ा खड़ा उसे देखता रहा, फिर पलटकर बाजू वाले मोटर गैरेज की तरफ हो लिया जहाँ उसके दादा के वक्त की फिएट कार पड़ी थी। उसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और तिलचट्टों से भरी हुई गद्दी पर धड़ाम से गिर गया और आंखें बंद कर लीं।
उसने अपने मुंह में नमकीन जायका फिर महसूस किया। आंखें बंद किए किए करवट होकर एक तरफ जोर से थूका और अपनी सूजी हुई नाक को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। फिर आंखें बंद किए किए उसे बहुत देर हो गई। टूटती हुई रात उसके पहलू से गुजरती गई और वो बेसुध आंखें बंद किए कार की बोसीदा गद्दी पर पड़ा रहा और तिलचट्टे उसकी कमीज़ के अंदर घुसकर सरसराते रहे। उसकी गर्दन में, उसके बाजू में, उसके चेहरे पर, यहाँ वहाँ सरसराते रहे और उसका दिल खामोशी से एक तूफान लिए अंदर ही अंदर सनसनाता रहा। फिर रात गुजर गई और फिज़ा में सुबह की सफ़ेदी झलक पड़ी और उसकी नाक का बांसा ठीक हो गया और उसका दर्द कम हो गया और उसके जिस्म का दर्द कम हो गया, मगर उसके एहसास की शिद्दत जूं की तूं रही। फिर काफ़ी देर हो गई, दिन का उजाला फैल गया और उसने सोचा कि वो मुसलमान लड़की नल से पानी भरकर जा चुकी होगी और मिसेस जोसेफाइन बाज़ार के चौक पर अपने झूले बेच रही होगी और रात भर के सारे मुअत्तल काम अज सरे नौ शुरू हो गए होंगे। दिन जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता, अपने संदूक खोलकर एक चालाक दुकानदार की तरह वक्त के फर्श पर अपने सारे खेल फैला चुका होगा। तो उसने महसूस किया कि ये दिन उसे अपनी तरफ बुला रहा है, उसके शाने पकड़कर झंझोड़ झंझोड़ कर खींच रहा है। उठ जा माई डार्लिंग, उठ जा। फिर माइकल उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपनी जेब से चार मीनार का एक आधा टुकड़ा निकाल कर जलाया और लंबे लंबे कश लेता मोटर से बाहर निकल आया और सारा दिन सड़कों पर गलियों में बेमकसद फिरता रहा और रेलवे पुल की बुलंदी से भागती हुई गुड्स ट्रेन को देखता रहा और गहरा दूधिया धुआं उगलते हुए इंजनों को देखता रहा और दूर टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के जाल के बाईं तरफ वर्कशॉप की धुआं उगलती हुई चमनियों को तकता रहा और उसके एहसासात जलते रहे और उसमें धुआं उठता रहा। खिलाफ तवक्को बहुत दिनों पर पहली बार एहसास हुआ। दिन और दिन का उजाला और उसका हंगामा और उसकी हयात बख्श गहमा गहमी और उसकी मेहरबान उंगलियां उसके ज़ख्मों पर ठंडे फाहे रखने के बजाय और फजूं करती रहीं। और यूं जब बहुत देर हो गई, उसने भूख महसूस की, उसने प्यास महसूस की और ये बढ़ती रही और बढ़ती गई, हत्ता कि वो कमज़ोर हो गया और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक अठन्नी निकाली और उसे कलमे की उंगली और अंगूठे के नाखून से उछालते रेलवे पुल से नीचे उतर आया और काफ़ी देर लाशूरी तौर पर चलते चलते कैंटीन में दाखिल हो गया, जहां उसके पुराने दोस्त मुखर्जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर चौंका दिया। ओह माइकल, क्या हुआ? ऐसे बदहवास क्यों हो? कुछ नहीं, वो आपे में आ गया। उसने जल्दी जल्दी अपने बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराता हुआ मुखर्जी से लिपट गया। माई मुखर्जी, कहाँ थे इतने दिन? उसने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए उसके नीले सर्ज के सूट का कॉलर पकड़ लिया। तुम बहुत खुशहाल हो, बहुत अच्छा सूट पहन रखा है और तुम्हारी वो लकड़ी की। मुखर्जी ने उसे दबोच लिया और बहुत प्यार किया और बहुत सारी बातें बताईं और बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया। फिर उसने तोश मक्खन मंगाया, ऑमलेट और कॉफ़ी मंगाई, मगर माइकल कुछ न खा सका। उसकी दोनों कांपती हुई उंगलियों के दरमियान तोश का टुकड़ा थरथरा कर रह गया और वो बेताबी से उठ खड़ा हो गया। उसकी पेशानी पसीने से भर गई थी। उसकी दोनों टांगों की हड्डियों के बीचों बीच एक ठंडक सी ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हुई महसूस हुई। वो उठ खड़ा हुआ। एक तेज़ तड़पती हुई चाबुक शराब से उसकी पीठ पर लगी और वो बेतहाशा उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त मुखर्जी की तरफ देखे बगैर तेज़ी से कैंटीन से निकल गया। अब दोपहर हो रही थी। जाड़े की प्यारी धूप सख्त हो चुकी थी और टेलीफोन के तार पर बैठी हुई एक चिड़िया दूर तक खुदक खुदक कर यहाँ से वहाँ तक जा आ रही थी और उसके पहलू से गुजरने वाली साइकिलों की टनटन और जन्नाटे भरती हुई कार की धूल और आदमियों, भूखे नंगे हाँपते हुए आदमियों और खुश खुश साइकिल रिक्शा खींचते हुए और ठेला ढकेलते हुए बातें करते हुए आदमियों की मिली जुली आवाज़ें उसकी समात को मुस्तरिब करती रही और उसके पाँव सारे बाजार का चक्कर लगाते लगाते थक गए तो दफतन वो चौंक गया। वो कहाँ खड़ा था? ये वही जगह थी जहाँ वो दिन भर एक चालाक पहरेदार की तरह नज़रें सड़क पर आने जाने वालों पर लगाए बैठा रहता है और अंदर उसकी मम्मी बहुत से एंग्लो इंडियन लड़कों के साथ फलश खेलती रहती और दरवाजे की दराड़ से धुएं की लकीर एक उठती हुई खंजर की तरह उसके सर पर झूल रही होती है। कुछ देर वहाँ खामोशी से खड़ा रहा और गहरी कुछ पूछती हुई नज़रों से घूरता रहा। फिर पलट आया। उसने महसूस किया कि उसे प्यास लगी है और भूख भी लगी है और भूख और प्यास की शिद्दत उसके हवासे खमसा पर छा गई। वो भारी भारी कदम रखता हुआ नल के पास गया, जहाँ आसमां पानी से भरा घड़ा फर्श पर रखे किसी का इंतज़ार कर रही थी।
उसने चोर नज़रों से माइकल के परेशान चेहरे को देखा, फिर हंस पड़ी। ये घड़ा उठा दो। क्या? माइकल ने गुस्से से पलट कर कहा। तुमको डर नहीं लगता मुझसे? डर काहे को लगेगा? आसिमा ने गर्दन झुकाए झुकाए चोर नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। अब तो तुम्हारा राज चला गया। फिरंगी लोग तो कभी का चला गया। अब कौन डरेगा तुमसे? दफतन माइकल मुस्कुरा पड़ा। उसका गुस्से और भूख से तपा हुआ जिस्म हल्का सा महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर आसिमा को देखा। सांवली रंगत वाली नौखेज सी मासूम लड़की। माइकल को बाजार में टेलीफोन के तार पर खुदकती हुई चिड़िया याद आई। उसने पानी से भरा हुआ घड़ा उठाकर आहिस्ता से उसके सर पर रख दिया और उसको जाते हुए देखता रहा। फिर उसके सीने पर घूंसा सा लगा और लिल्ली याद आई। गिलहरी की तरह फुदकती रहने वाली लिल्ली, जो बीबी हार्डवेयर स्टोर में काम करती थी और दिन भर सख्त मेहनत के बाद भी शाम के वक्त फूल की तरह खिली रहती थी, मगर जिसने पता नहीं क्यों अचानक मुलाजमत छोड़ दी और दिन के उजाले से उसे डर लगने लगा था, और जो एक बेईमान चौकीदार की तरह चारों तरफ थका करती थी और आप ही आप खो जाती थी, और जिसने सिर्फ ज़रा सा बाज पुरस करने के एवज़ उसे थप्पड़ों से पीटा था। उसके जी में आया कि वो जाकर चुपके से लिल्ली को अपनी चोटें दिखाए, अपनी दुखती हुई नाक को दिखाए और अपनी माँ की आगोश में छुपकर खूब रोए, खूब रोए। अपनी भूख का तस्करा करे और अपनी प्यास के बारे में बताए कि वो कैसे सारे दिन का भूखा है और उसके मुंह में एक खील भी उड़कर नहीं गई है, और अपने दुखे हुए दिल का हाल बताए कि उसने क्यों इस बुरी तरह मारा। मगर उसके पाँव फिरते फिराते अपने दरवाजे से आगे बढ़ गए। मई की गर्म झुलस देने वाली गर्मी बरस रही थी और सारा आसमान और सारी ज़मीन तवे की तरह तप रही थी, और गर्म दहकती हुई धूल ज़मीन की छाती से आह की तरह उठकर मंडलाती फिर रही थी, और उसके पाँव मिसेस जोसेफाइन की खिड़की के पास ही आप रुक गए। उसके दिल में आया कि वो मिसेस जोसेफाइन से 2 रोटी मांग कर खा ले। भूख उसे जोए में बंधे हुए बैल की तरह दहलाए जा रही है, मगर वो रुक गया। उसने सलाखों वाली खिड़की से झांक कर अंदर देखा, जहां मिसेस जोसेफाइन पलंग पर बैठी पुराने टाट के थैले बनाने में मसरूफ़ थी। उसकी उंगलियां तेज़ी से चल रही थीं और टाट के टुकड़े तराश रही थीं, और सुर्ख व सब्ज़ रंग के धागे से थैलियों पर छोटे छोटे फूल बना रही थीं। और मई की गर्म धूप आसमान से बरसे जा रही थी, और सारी दुनिया मीलों दौड़ी हुई घोड़ी की तरह पसीने से तर हाँपे जा रही थी, और अंदर मिसेस जोसेफाइन पसीने में शराबोर तेज़ी से थैले बनाने में जुटी हुई थी। और उसकी हिम्मत न हुई कि वो मिसेस जोसेफाइन के सामने भी जा सके, उससे आंखें मिला सके, उससे 2 खुश्क रोटी भी मांग सके। फिर वो खामोशी से आहिस्ता रवि से चलता हुआ गर्म दोपहर में अपने दादा के वक्त के पुराने गैरेज में घुस गया और कार का दरवाज़ा खोलकर चुपचाप तिलचट्टों से भरी हुई सड़ी बसी गद्दी पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में आड़ी तिरछी लाइनों का जाल बिछा हुआ था, करीब से गुजरती हुई मुतवाज़ी लाइनें जो आगे बहुत दूर जाकर एक सी दिखाई देती। फिर कहीं से एक चिंगाड़ता हुआ इंजन आता, सीटियां बजाता चीखता गुजर जाता और लोको यार्ड के करीब रुक जाता। फिर उससे आगे रेलवे का वो वर्कशॉप, जिसकी चिमनियाँ धुआं उगलती रहती और अंदर शोर होता रहता। मशीनें चलती रहतीं और लंगड़ा मुखर्जी अपनी लकड़ी की टांग पर सारा बोझ दिए मशीनों पर झुका रहता और बेल्ट बदलते रहते। उसका दिमाग एक बहुत बड़ा वसी वर्कशॉप हो गया था, जहाँ शोर हो रहा था, मशीनें चल रही थीं। फिर कमज़ोरी और भूख ने उसे निढाल कर दिया। फिर नींद का गलबा हो गया, फिर नींद का गलबा हो गया। फिर वो जाग गया। उसके थोड़ी देर बाद फिर उस पर नींद का गलबा हो गया। यूं कभी वो नींद पर, कभी नींद उस पर फतह पाती रही, और आधा दिन और आधी रात गुजर गई। फिर बहुत देर तक नींद और बेदारी में जंग होती रही, जैसे 2 तगड़े भैंसे लड़ रहे हों, सर से सर और सींग से सींग भिड़ाए। कभी एक दूसरे को ढकेलते हुए बहुत दूर ले जाता, कभी दूसरा पहले को ठेलता हुआ फिर उसी जगह पहुंचा देता। और नींद, यूं बिलाखिर नींद ने फतह पा ली। बेदारी पसपा होकर गिर पड़ी और नींद हावी हो गई। फिर सुबह हो गई। सुबह काजिब तुलू हुई और सारे माहौल पर सफ़ीद सहर बिखर गया। सामने वाली सुनसान नल पर और सड़क पर और मशरक़ी गिरजा की पेशानी पर सफ़ीद सहर झुक आया। फिर माइकल की आंखें खुल गईं। उसने कार की खिड़की से झांक कर देखा कि सुबह हो चुकी है और नूर का तड़का पिघली हुई चांदनी की तरह सारे माहौल पर छा गया है, और खामोश नल के गले से घरघराहट पैदा हो गई है, और उससे ज़रा हट कर अंधे लैंप के नीचे का एक कुत्ता सुबह के धुंधलके में लपक लपक कर मुंह से अपनी दुम को नोच रहा है, कभी दाएं कभी बाएं।
माइकल देखता रहा, खोया खोया सा, मबहूत सा। उसकी तमाम हिस्सियात बेदार होकर सिर्फ बसारत में मरकूज़ हो गई थी, और तिलचट्टे उसकी कमीज़ के अंदर सरसराते रहे, और सुनसान तार पर चिड़िया फुदकती रही, और वो देखता रहा। कुत्ता बदस्तूर झपट झपट कर कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं अपनी दुम को नोचता रहा, जैसे कोई भूरी मक्खी उसे मुसलसल तंग कर रही हो, मुसलसल तंग कर रही हो।